जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज का जो टॉपिक है ये बुक का सेकंड चैप्टर है, प्लानिंग आर फ्रेमवर्क। इसमें हम अपने फ्रेमवर्क की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे। डेफिनेटली जिस तरह से SDLC हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मॉडल होता है, उसके डिफरेंट फेजेस हैं। जो पहला इनिशियल फेज होता है वो एनालिसिस फेज है, फिर डिज़ाइन फेज है। उसी तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा एनालिसिस किया था, ठीक है जी। तो आज उसी से नेक्स्ट हम मतलब प्लानिंग और उसका कुछ डिज़ाइन देखेंगे। हमारे फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो यहाँ पे हम देखेंगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स इन PHP इंक्लूड मॉडल व्यू कंट्रोलर, रजिस्ट्री, सिंगलेटन। PHP में कई एक पैटर्न्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो हम देखेंगे आज। हाउ टू स्ट्रक्चर एन एक्सटेंडेबल फ्रेमवर्क, एक एक्सटेंडेबल फ्रेमवर्क कैसे बनाया जा सकता है, वो कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे उसकी प्लानिंग के बारे में। हाउ द फ्रेमवर्क शुड वर्क विद सेटिंग फॉर द साइट एंड ई कॉमर्स सेटअप्स इट पावर्स। तो उसकी डिफरेंट फिर सेटिंग्स या डिफरेंट इश्यूज जिस सेटिंग के साथ हमारा जो फ्रेमवर्क है वो पावरफुल टूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। फ्रेमवर्क के पैटर्न्स इन PHP, डिजाइनिंग अ किलर फ्रेमवर्क, इसके जो पैटर्न्स हैं। अब पैटर्न जो होता है वो कोई भी काम को आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफर करती हैं, ठीक है। यूं कह लें कि फ्रेमवर्क की तरह से यहां पर भी गाइडलाइंस दी गई होती हैं कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट मॉड्यूल बनाने हैं। तो PHP में भी काफी सारे पैटर्न्स हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। तो कई टाइप के तीन टाइप्स के गालबन पैटर्न्स हैं। तो यहां पे बहरहाल वो डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की बात कर रहा है। दैट वर डिजाइन टू प्रोवाइड सम जनरल गुड प्रैक्टिसेस एंड सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स विद इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। बल्कि पैटर्न का जो यूजेज होता है वो उसका यूजेज ही ये है कि वो कॉमन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब वो जो सॉल्यूशन है उसमें उसको कुछ ना कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है। इसकी पैटर्न की सिंपल सी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड से कहें कि मुझे CV का एक कोई टेम्पलेट दे दो, ठीक है। अब उस टेम्पलेट में आप अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जो बेसिक आपकी इन्फो है, आपकी जो एजुकेशन है वो आप इंसर्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट, आपका CV प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो पैटर्न्स हैं वो भी आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। There are a few patterns of particular interest to us as we are looking to develop a framework। तो सारे पैटर्न्स की तो हम बात नहीं करेंगे, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमें अपना फ्रेमवर्क बनाने में चाहिए, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक है मॉडल व्यू कंट्रोलर, बड़ा फेमस ये पैटर्न है। ये असल में 3 कंपोनेंट्स हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसी नाम से ये पैटर्न का नाम दे दिया गया, उन कंपोनेंट्स के नेम से। तो उसके अलावा है रजिस्ट्री पैटर्न, उसके अलावा है सिंगलेटन पैटर्न, ठीक है जी। अब फर्स्ट इज MVC। MVC क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स। द मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चरल पैटर्न प्रोवाइड्स अ वाइडली यूज्ड सॉल्यूशन टू सेपरेट द यूजर इंटरफेस फ्रॉम द लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन। अब जो यूजर इंटरफेस है वो व्यू कंपोनेंट के अंडर आता है, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरफेस वो व्यू के अंडर, यानी कि हमारी डिफरेंट फाइल्स होंगी, डिफरेंट हमारे वो स्क्रिप्ट्स होंगे जो कि व्यू क्रिएट करेंगे, यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। एक कंपोनेंट का काम व्यू, और दूसरा सारा आपका बिजनेस लॉजिक है, प्रोग्रामिंग है आपके सिस्टम की, आपके जो भी आपने फ्रेमवर्क में डिजाइन करना है। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें किसी भी किस्म का, तो कोई वेबसाइट यूज करें, उसमें एक फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड व्यू, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। फिर उस यूजर इंटरफेस के बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग भी काम कर रही होती है, तो जो फ्रंट एंड है वो व्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी।
और ये MVC का काम क्या है? बेसिकली ये सोल्यूशन क्या देता है? सेपरेट द यूजर इंटरफेस फ्रॉम द लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन। लॉजिक को यूजर इंटरफेस से सेपरेट करता है और लॉजिक फिर मॉडल और व्यू के साथ इंप्लीमेंट होती है। उसको डिटेल में आगे हम देखते हैं। अभी द यूजर इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन व्यू इंटरेक्ट्स विद द डाटा। अब मॉडल जो है वो डाटा है, मॉडल के अंदर डाटा आता है, मतलब आपकी डाटाबेसेस, वो कोई भी डाटाबेस हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे MySQL हम यूज करेंगे तो मॉडल के अंदर क्या आता है? डाटाबेस। यूजिंग द कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या आता है? बिजनेस लॉजिक, बिजनेस रूल्स, आपकी सारी प्रोग्रामिंग, आपकी सारी ये कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ी हुई ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने, कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो सारा मॉडल में डाटाबेसेस और व्यू में फ्रंट एंड। तो ये एक आपका सिंपल एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है PHP में, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसको फॉलो करती हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मॉडल आपका, बल्कि आगे डायग्राम एक आएगी भी जहाँ पे बताया हुआ मॉडल आपकी डाटाबेस है, व्यू आपके यूजर इंटरफेस है और कंट्रोलर आपकी बिजनेस लॉजिक है जिसमें सारा कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ कंडीशन वगैरह ब्ला 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 आएगा। टू पुट दिस इनटू एन ई-कॉमर्स पर्सपेक्टिव, consider a customer adding a product to their shopping basket, clicks on an add to basket button within the view user interface। अब इसको ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव में वो एक आपके सामने एग्जांपल दे रहा है। अभी हमने कुछ मतलब डिजाइन नहीं किया, सिर्फ वो बता रहा है कि जब यूजर ने प्रोडक्ट्स अपनी देखी, उसने प्रोडक्ट्स व्यू की हैं, तो उस वक्त वो क्या करेगा? कस्टमर क्या करेगा? वो प्रोडक्ट को ऐड करना चाहेगा अपने शॉपिंग बास्केट में। जिस तरह से हमारे रियल लाइफ में हम वो ट्रॉली सी लेके घूमते हैं, यहाँ पे एक वो बास्केट बनी होती है। जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो प्रोडक्ट उस बास्केट में लॉजिकली वर्चुअली ऐड हो जाती है, ठीक है। मतलब यू वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, तो जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू बास्केट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपने क्लिक किया, जहां से आपने प्रोडक्ट्स देखी, ये क्या था? ये व्यू था, ये था यूजर इंटरफेस। MVC का एक कंपोनेंट है व्यू, उसने आपको ये इंटरफेस दिखाया था। जहां से आपने प्रोडक्ट देखी, उसके ऊपर क्लिक किया और वो आपके बास्केट में ऐड हो गई। द कंट्रोलर प्रोसेसेस दिस रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्ट्स विद द मॉडल। अब कंट्रोलर्स के पास सारी बिजनेस लॉजिक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। अब उसने ये आपकी इंटरेस्ट देखी और वो मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा। बास्केट डाटा जो आपकी डाटाबेस है, टू ऐड द प्रोडक्ट टू द बास्केट। अब वैसे आपको मैं बाय द वे बता दूं, ये जो आपकी बास्केट होती है, ये आपकी डाटाबेस का टेम्परेरी डाटा नहीं होता, सॉरी परमानेंट डाटा नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। जब कस्टमर ने परचेजिंग कर ली, चेकआउट कर दिया, बास्केट आपकी डिस्कार्ड हो जाती है। व्हाट डज इट मीन? कि बास्केट में जो डाटा होता है ना, वो आपकी डाटाबेस में परमानेंटली सेव नहीं होता। आगे हम ये सारे इश्यूज डिटेल से देखेंगे। डेफिनेटली वो बास्केट जब आपकी चेकआउट हो गई, फिर वो एज अ बिल, एज एन ऑर्डर डाटाबेस में सेव होगा। एक ऑर्डर प्रोसेस किया, उसमें ये प्रोडक्ट्स थी। तो बहरहाल ये व्यू भी आ गया, मॉडल भी आ गया, कंट्रोलर भी आ गया। सिमिलरली द डाटा फ्रॉम विद इन द बास्केट इज रिलेड बैक टू द यूजर इंटरफेस थ्रू द कंट्रोलर टू डिस्प्ले हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर इन द बास्केट एंड द वैल्यू ऑफ द कंटेंट। तो फिर वो डिस्प्ले भी करवाएगा बास्केट में कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज, कंटेंट्स की कितनी कितनी तादाद है। उसी बेस पे फिर बिल बनना होता है। अब ये देखें, जैसे यहां पे उसने बता दिया इसको कि ये आपका जो व्यू है वेब ब्राउजर पे नजर आ रहा होता है, ये क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है व्यू, और जो मॉडल है वो डाटाबेस है, ये सर्वर साइड पे मतलब रोल प्ले कर रहा होता है, और कंट्रोलर इसको कंट्रोल दोनों चीजों को कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो व्यू है, ये इट इज जस्ट फॉर फैसिलिटेशन। प्रोसेस चलता कैसे है बैकएंड पे? क्लाइंट अपनी डिवाइस को यूज करते हुए, कोई भी डिवाइस है, उसकी मोबाइल है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एनी डिवाइस, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा जब आप
facebook.com लिखते हैं ना, तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और उसके रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, फुलफिल होने के बाद नेट आपका चल रहा है, सर्वर आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फेसबुक की आपको होम स्क्रीन नजर आ जाती है। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट ओपन करें, कोई और आप वेबसाइट ओपन करें, तो आप जब उसका URL लिखते हैं तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर आपको आपके ब्राउजर के ऊपर, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर आपको जो स्क्रीन दिखाता है वो फैसिलिटेशन व्यू प्रोवाइड करता है, MVC का कंपोनेंट व्यू। नेक्स्ट इज रजिस्ट्री पैटर्न। The registry pattern provides a means to store a collection of objects within our framework. ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन, उसकी कलेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। The need for a registry arises from the abstraction provided with the MVC pattern. Each set of controllers, जितने भी हैं controllers and models, जितने भी आपके मतलब मॉडल्स आपने बनाए हैं, डेटाबेस, टेबल्स, वी क्रिएट फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स है, इसके अपने कोई मतलब ये कि होगा प्रोडक्ट का शॉपिंग बास्केट, इसका अपना कोई टेबल होगा डेटाबेस में, पेज व्यूइंग और कंटेंट मैनेजमेंट। तो डिफरेंट आपके टेबल्स हो सकते हैं ना, डिफरेंट आपके कंट्रोलर लॉजिक हो सकती है, आपके डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं, ठीक, जिसके ऊपर बिजनेस लॉजिक लिखी हुई है। ठीक है, उन सब को क्या करना है, नीड टू परफॉर्म सम शेयर्ड टास्क। वो शेयर्ड टास्क क्या परफॉर्म कर सकते हैं ये सारे के सारे कंट्रोलर भी और मॉडल भी। वो कौन से, क्यूरिंग द डेटाबेस, जितनी भी आपकी टेबल्स हैं उन सब ने डेटाबेस को तो क्यूरी करना है ना, तो ये आपका एक कॉमन फीचर है। चेकिंग इफ द यूजर इज लॉग्ड इन एंड इफ सो गेटिंग सर्टेन यूजर डाटा, तो ये आपका बिजनेस लॉजिक चेक करेगी कि यूजर लॉग इन है या नहीं, उसका यूजर नेम, पासवर्ड, सेशन वेरिएबल्स, ठीक है, उसके जरिए से चेक होगा कि यूजर लॉग इन है या नहीं। तो ये भी आपका कॉमन फीचर है डिफरेंट मॉडल्स के अगेंस्ट, डिफरेंट कंट्रोलर्स के अगेंस्ट। सेंडिंग डाटा टू द व्यूज टू बी जनरेटेड, ठीक है, तो जो भी व्यू जनरेट होगा उसको डाटा सेंड कर रहे होंगे डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट आपके कंट्रोलर्स। सेंडिंग ईमेल्स फॉर इंस्टेंस टू कंफर्म अ परचेज विद द कस्टमर, अगर वहां पे टू वे ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन लगाई हुई है कि आप खुद ही परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो ईमेल या किसी और पर्पस के लिए ईमेल सेंड की जा सकती है। ठीक है जी। इंटरेक्टिंग विद द सर्वर्स फाइल सिस्टम फॉर इंस्टेंस टू अपलोड फोटोग्राफ ऑफ प्रोडक्ट, अगर कोई, अब ई कॉमर्स के हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, कोई ऐसे भी मॉडल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सेलर होता है उसे सम टाइम प्रोडक्ट्स की इमेजेस वो शेयर अपलोड भी करना पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे आपके कॉमन, अगर फर्ज करें ऐसा केस नहीं भी, आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है एंड यू हैव सम क्लेम, तो आपने वो अपनी प्रोडक्ट की इमेज सेंड करनी है, जी मैंने वो फलां प्रोडक्ट आपको रिक्वेस्ट की थी, ये मिस्टेकनली कोई गलत आ गई है या इसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसके इमेजेस आप सम टाइम अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि कॉमन है। तो ये सारे जो हैं ये रजिस्टर्ड होंगे, आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये फीचर्स। तो ये देखें, ये आपका रजिस्ट्री जो पैटर्न है ये क्या करेगा, ये अथेंटिकेशन हैंडलर, ईमेल अथेंटिकेशन, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, आपके जो फाइल स्ट्रक्चर होगा आपके फ्रेमवर्क के अंदर, डिफरेंट आपने वो फोल्डर्स बनाए होंगे, ईमेल सेंडर और टेम्पलेट मैनेजर और डेटाबेस हैंडलर, ये सारे कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट्स इस रजिस्ट्री पैटर्न के जरिए से रजिस्टर्ड होंगे और इनको फिर डिफरेंट सिस्टम यूज कर रहे होंगे। ये आपका रजिस्ट्री पैटर्न है। नेक्स्ट इज सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन इसके नाम से जाहिर है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो सिंगलटन, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप एक ऑब्जेक्ट सिर्फ अलाउ करते हैं इन जनरल। There are certain situations where we may require an object to only ever have one instance of it available. हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि इसके दो इंस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट बने।
For example, we will make use of a database handler and multiple instances of this could lead to result from different queries being supplied depending on how it is used. ठीक है, आपके या आपके ऐसे सर्वर्स हैं जो अगर आपने वहां पे रजिस्टर्ड आप हुए हैं तो आपको सिंगल सिस्टम पे वो लॉगिन अलाउ करते हैं. अगर आप दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो प्रीवियस से लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है जी. या फिर सम टाइम ऐसा सिनेरियो भी होता है कि जब आप किसी नए सिस्टम पे लॉगिन करना चाहें तो वो आपको एरर देता है कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन एट दैट सिस्टम, फर्स्ट यू हैव टू लॉग्ड आउट. इस तरह के भी सिस्टम्स हैं, तो वहां पे सिंगलेटन पैटर्न रोल प्ले कर रहा होता है. द सिंगलेटन पैटर्न इज डिजाइंड टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम अकरिंग by restricting an object to be instance only, one instance only. However, we won't use the singleton pattern in this way. यहाँ पे थोड़ा सा उसका तरीका different है. We will instead use it to ensure we have only one instance of our registry available in the framework at any point of time. हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी रजिस्ट्री में सिर्फ रजिस्ट्री का सिर्फ एक कंपोनेंट अवेलेबल हो, एक कंपोनेंट रजिस्टर्ड हुआ हो, ताकि वो रजिस्ट्री कंपोनेंट ज्यादा ना ओपन हो. फिर इसमें जो आपका जो फ्रेमवर्क है उसका फाइल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा. वी नीड टू डिजाइन अ सूटेबल फाइल स्ट्रक्चर फॉर आवर फ्रेमवर्क. लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो हर किसी का, लेकिन ये वो जनरल फ्रेमवर्क फाइल स्ट्रक्चर है जो कि हो सकता है. सब मतलब मुख्तलिफ लोग अगर फ्रेमवर्क बनाते हैं तो उनका इस तरह का फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है. वो क्या, उसमें मॉडल्स आएंगे, व्यूज आएंगे, कंट्रोलर्स आएंगे. व्यूज में क्या होगा, वन फोल्डर फॉर ईच यूनिक टेम्पलेट्स, स्टाइल्स एंड व्यूज. कंट्रोलर में कंट्रोलर विद इन इट्स ओन फोल्डर. ठीक है जी. एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओनली फॉर एडमिन्स. रजिस्ट्री और रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स. यूजर एडमिनिस्ट्रेटर अपलोड फाइल्स. थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज. एनी अदर कोड. और ये किस तरह से आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा, कुछ इस तरह से देखें. ये मॉडल का एक फोल्डर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से मुराद है आपका आपके फोल्डर्स. एक मॉडल्स का आ जाएगा आपका फोल्डर, फिर व्यूज का एक फोल्डर आ जाएगा, उसमें फिर फर्दर आपके टेम्पलेट्स, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, व्यू ए. तो ये सिंगल व्यू आपका दैट इज अ फोल्डर पर सेट ऑफ व्यूज. आपके एक टाइप के व्यूज, उनका एक सेट ये बनाएगा. नेक्स्ट है कंट्रोलर्स. अब कंट्रोलर भी आपके कई एक होंगे. जब हम आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जैसे हम PHP यूज कर रहे हैं तो .php फाइल्स हमारी नंबर ऑफ फाइल्स बनेंगी, उसमें नंबर ऑफ कंट्रोलर्स बनेंगे. कोई कंट्रोलर होगा जो कि एक टेबल को, डेटाबेस की एक टेबल को कंट्रोल कर रहा होगा. कोई कंट्रोलर होगा जो कि सिर्फ साइन इन साइन आउट वगैरह को कंट्रोल कर रहा होगा. कोई कंट्रोलर आपके इंडेक्स पेज को कंट्रोल कर रहा होगा. इस तरह से डिविजन्स होंगे, कंट्रोलर्स भी डिफरेंट होंगे. कंट्रोलर है दैट इज अ फोल्डर पर कंट्रोलर. हर कंट्रोलर के लिए एक फोल्डर होगा और वो सारे, जैसे कंट्रोलर आपका प्रोडक्ट्स के लिए है, कंट्रोलर फॉर परचेजिंग, वो सारे के सारे सेव मेन फोल्डर में, कंट्रोलर्स के मेन फोल्डर में सेव होंगे. ठीक है. फिर हर कंट्रोलर के साथ उसकी फर्दर कुछ और भी सब फोल्डर भी हो सकते हैं. फिर रजिस्ट्री का आपका एक फोल्डर होगा, उसमें ऑब्जेक्ट्स और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे. ऑब्जेक्ट आपके सिंपल हैं कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स, और डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपके मॉडल के ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि आपको बता दिया मॉडल आपका एक पार्ट है और कंट्रोलर आपका दूसरा पार्ट है, और व्यू आपका एक और MVC. तो रजिस्ट्री में ऑब्जेक्ट्स आएंगे, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आएंगे. फिर एसेट्स आपके आ सकते हैं. आपकी वेबसाइट के ऊपर, फ्रेमवर्क के ऊपर आपने कुछ इमेजेस, कुछ आपने वो लगाए होंगे, कुछ आपने डिज़ाइन किए होंगे, वो सारे यहाँ पे एसेट्स में आ जाएंगे. अपलोड्स, अगर कोई अपलोड किया जाता है डाटा फ्रॉम द यूजर्स कस्टमर्स टू बी एक्सपेंडेड व्हेन वी ऐड प्रोडक्ट्स, और इवन हम भी जब कोई ऐड करते हैं नया प्रोडक्ट, एंड इमेजेस टू आवर फ्रेमवर्क. फिर लाइब्रेरीज और मिसलेनियस. तो ये आपका एक जेनेरिक फाइल स्ट्रक्चर है. लाजमी नहीं है कि सबका ऐसा हो, लेकिन यहां से गाइडलाइन मिल सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ किलर फ्रेमवर्क. इससे प्रीवियस हम देख रहे थे डिजाइनिंग अ किलर फ्रेमवर्क.
अब ये इसको आप यूं समझ सकते हैं, जो आपका SDLC मतलब उसके फेजेस हैं, एक आपका डिज़ाइन फेज़ है, आगे आपका कोडिंग फेज़ है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको बात कर रहे थे डिज़ाइन की, अब हम उसकी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब उसको हमने बिल्ड कैसे करना है, उसको कोड करने के, उसको समझने के, बनाने के कुछ इश्यूज देखेंगे इसमें। बिल्डिंग अ किलर फ्रेमवर्क, इन आर फ्रेमवर्क द यूजर विजिट्स द साइट थ्रू द index.php। अक्सर औकात आपके जो मेन फर्स्ट पेज आपको एज अ व्यू नज़र आ रहा होता है, यूज़र इंटरफेस, वो व्यू वो index.php ही होता है, या index.asp, जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो वो इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, वहाँ से फिर यूज़र आगे मल्टीपल पेजेस पे रीडायरेक्ट या स्विच करता है। ठीक है, तो जो यूज़र्स हैं वो index.php को विजिट करेंगे, विच इन टर्न इंस्टेंशिएट द रजिस्ट्री, creates or instantiates the relevant controllers and passes the registry to those। तो फिर वो index.php जो है वो मल्टीपल रजिस्ट्री और कंट्रोलर्स चीज़ों को रजिस्टर्ड करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके बनाएगा, क्रिएट करेगा। The controller in turn create models where appropriate, and both the models and controllers can interact with the registry, generating and manipulating views as appropriate। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप रजिस्ट्री को कॉल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ मॉडल्स बनेंगे, या मॉडल्स कॉल होंगे, उनके ऑब्जेक्ट बनेंगे, कंट्रोलर्स कॉल होंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और फिर इन टर्न उसके रिजल्ट में समटाइम वो व्यू तक डाटा भी सेंड करेंगे। मतलब आपके डाटाबेस का एक बन गया ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, यूज़र ने देखनी है प्रोडक्ट्स, तो यूज़र को वो जो इंस्टेंस बना, ऑब्जेक्ट बना मॉडल का, उसको यूज़ करते हुए, जो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए यूज़र को प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई जाएगी, व्यू तक डाटा सेंड किया जाएगा। तो यही वो कह रहा है, जनरेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग व्यूज़ एज अप्रोप्रिएट। फिर वो व्यूज़ को जनरेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, और व्यूज़ जनरेट किसके लिए किए जाते हैं? यूज़र के लिए। वेरी गुड। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट्स दिस। यू कैन सी इट इज़ अ रजिस्ट्री जो कि इंडेक्स पेज से इनिशिएट हुई। यूज़र ने रिक्वेस्ट की जब सर्वर को, सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर ने index.php ऑफर किया व्यू के ज़रिए से, वहाँ से रजिस्ट्री ने डिफरेंट जो कंपोनेंट्स थे उनको कॉल किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स रजिस्टर्ड हुए, और फिर उसके साथ कोई कंट्रोलर आपके उसके इंस्टेंस क्रिएट हुए, और मॉडल के इंस्टेंस जो है कंट्रोलर ने क्रिएट किए, और ये आपका पूरा एक फ्रेमवर्क इस वक्त फंक्शनल फॉर्म में आ गया। जैसे ही index.php पे यूज़र कोई भी किसी लिंक पे क्लिक करता है, वो प्रोडक्ट देखना चाह रहा है, प्रोडक्ट वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो जब वो सर्च करेगा प्रोडक्ट, फिर वो कंट्रोलर, जो रेलिवेंट कंट्रोलर है और जो रेलिवेंट मॉडल है, वो मिल के नया एक जनरेट करेंगे व्यू, नया एक व्यू मैनिपुलेट करेंगे, और वो यूज़र को वो नया व्यू जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पैटर्न इंप्लीमेंटेशन। अब जो पैटर्न हमने देखे हैं, MVC देखा हमने रजिस्ट्री देखा, हमने सिंगलेटन देखा, अब वो हमारे फ्रेमवर्क में कैसे इंप्लीमेंट होंगे। अब ये इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं। पहले हम उसकी प्लानिंग देख रहे थे, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन की प्लानिंग है। यू कैन से अभी इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करने की प्लानिंग, उसका तरीकाकार क्या होगा।